मैं लक्ष्मी गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईएसएस की ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन में। अगर आपने अभी तक ईएसएस की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं किसी भी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो आप टैली की प्रीवियस वीडियोस इससे पहले देख सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नॉलेज आपके लिए और ईजी हो जाए। तो हम आज की वीडियोस में क्या सीखेंगे कि हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि टैली क्या होती है, टैली की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में, और कंपनीज इसको इतना यूज़ क्यों करती हैं, तो क्या रीज़न होता है इसके पीछे। साथ ही हमने उसके पहले वीडियोज़ में ये भी पढ़ा था कि कंपनी हम लोग टैली पे कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ ही हम किस तरीके से कंपनीज में अल्टरेशंस करते हैं और डिलीट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टैली की इस वीडियो में कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या होती हैं। टैली को पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अकाउंटिंग की कुछ लैंग्वेज वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि अकाउंट्स में हम किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से उनको हम लोग यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट, वो कैश जो हम अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, यानी बिजनेस का सेटअप स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी कोई पर्सन, कोई भी पार्टनर्स या कोई भी शेयर होल्डर्स एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो उस अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, यानी बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर ये कर्जा है जो आने वाले टाइम में कंपनी को अपने ओनर को वापस भी करना है, ताकि वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करे और उस प्रॉफिट में से अपने ओनर को और अपने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट का पार्ट दे पाए, और अपना कैपिटल का जो लाइबिलिटी है, कैपिटल की जो भी लाइबिलिटी है, वो वापस उनको रीपे कर पाए। तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि हमने काफ़ी बार ये वर्ड सुना हुआ है, बट यहाँ पे ड्राइंग बिल्कुल डिफरेंटली यूज़ किया जाता है। ड्राइंग का मीनिंग होता है यहाँ पे कि आप अपनी कंपनी में से या अपने बिजनेस में से अगर कोई भी पैसा या गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट विड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, पर उसका मेन पर्पस आपका है क्या कि आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, बिजनेस के लिए वो यूज़ नहीं हो रहा है, और आप अपने बिजनेस में से निकाल कर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ भी अमाउंट या कैश या कोई भी प्रोडक्ट निकालते हो, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट। आप सारे लोग अवेयर हो गए डिस्काउंट से कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है वो वैल्यू, वो प्राइस जो हमारे प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस होता है, बट कंपनीज हमें क्या करती हैं, उसमें से कुछ छूट देकर यानी कुछ रिबेट देकर हमें वो प्रोडक्ट सेल करती हैं, और हम उसको उसके रियल प्राइस से कम वैल्यू में परचेज़ करते हैं। यानी जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच रही है तो उसका जो प्राइस है वो थोड़ा डाउन करके आपको एज अ डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं, ताकि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर पाएँ। ये एक प्रमोशन करने का एक पैटर्न है कि कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देती है डिस्काउंट को यूज़ करते हुए। यानी अगर उसका प्रोडक्ट मान लो वैल्यू जो है वो 1000 की है और वो उस पर 10% ऑफ दे रही है, यानी डिस्काउंट दे रही है, तो उसके लिए आपको जो पेमेंट करनी होगी ओनली 900 करनी होगी, और जो 100 वैल्यू है वो आपका किस में चला जाएगा? डिस्काउंट में। बट यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक आपका होता है डिस्काउंट अलाउड, और सेकंड है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ हमारा कौन सा डिस्काउंट होता है कि जब भी हम किसी को भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और सेल करते टाइम हमने उसको अपना प्रोडक्ट उसके सेल प्राइस से कम प्राइस में सेल कर दिया, तो उस टाइम हमें उस सिचुएशन में जो भी डिस्काउंट मिल रहा है उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? सॉरी, दिस इज़ अ डिस्काउंट अलाउ कि जब हम सेल करते टाइम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डाउन करके सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। और डिस्काउंट रिसीव में क्या कंडीशन रहती है कि जब हम अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो उसकी पेमेंट हम डाउन करके, यानी जो भी उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे कम करके अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव। इस केस में हमारी डिस्काउंट रिसीव की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट आता है आपका एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का अगर हम सिंपल मीनिंग जाने तो इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस की हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिजनेस के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर उस कंपनी का ओनरशिप है, यानी जिसके ऊपर उस कंपनी का राइट है।
तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, यानी कि एसेट्स। अब एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स में आपका कैश भी आता है, बैंक बैलेंस भी आते हैं, आपकी कंपनी का, आपके ऑफिस का फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। बट एसेट भी ना हमारी दो टाइप की होती है, फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट और सेकंड है करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट का मतलब वो एसेट जो हमारी बिजनेस के अंदर 1 साल से ज़्यादा के लिए आती हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टी बिजनेस की, ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस में अगर एक बार आ गई तो वो उसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा की है और 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे बिजनेस के साथ वो जुड़ रही हैं। वो हमारी फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। जिनको हम परचेज तो करते हैं बट उनके लिए हमारा पर्पस ये नहीं होता कि हम उनको खरीद रहे हैं बट आने वाले कुछ टाइम में ही हम उसको सेल कर देंगे। उनको परचेज करने का हमारा ये मोटिव होता है कि हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, एक लंबे टाइम के लिए अपने बिजनेस में ला रहे हैं। तो जो ऐसी एसेट जो हमारे बिजनेस के लिए एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए जुड़ती है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट, करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट का मतलब वो एसेट्स जो हम परचेज तो करते हैं पर हमारा जो मेन पर्पस होता है ये होता है कि हम उसको जल्दी से जल्दी रीसेल करें और कैश में कन्वर्ट करें। जैसे कि कंपनी का स्टॉक, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कि अगर कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है तो उसका ये पर्पस होता है कि वो जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करे और उसको अर्निंग हो और उसको कैश में कन्वर्ट कर पाए। तो वो एसेट्स होती हैं हमारी करेंट एसेट, जिसमें हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस भी इंक्लूड होता है। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस इंक्लूड क्यों होता है करेंट एसेट के अंदर, क्योंकि अगर कैश और बैंक बैलेंस है तो आपको भी पता है कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारा कैश और बैंक बैलेंस सेम नहीं रह सकता, वो कुछ टाइम में ही वेरी करेगा और चेंज हो जाएगा, इसलिए हम उसको करेंट एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है बिजनेस के ऊपर जो भी ड्यूज़ हैं बाहर के, आउटसाइडर्स के, सप्लायर्स के, यानी बिजनेस के ऊपर जो भी कर्जा है बाहर मार्केट का, किसी भी अदर पर्सन का, जो उसको अभी रीपे करना है और वापस करना है, तो उसको बोलते हैं हम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी हम बोलते हैं जो भी हमारा ओनर हमारे बिजनेस को शुरू करते टाइम यानी स्टार्ट करते टाइम जब कैपिटल लगाता है तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी के ऊपर कैपिटल भी तो एक लाइबिलिटी ही है। आने वाले टाइम में जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो अपने ओनर को उसकी कैपिटल वापस भी करेगी, तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो होती हैं जो बाहर मार्केट का पैसा हमारे ऊपर उधार होता है, जैसे कि लोन हो गया, किसी सप्लायर्स के ड्यूज़ हैं जो हमने अभी तक नहीं क्लियर किए हैं, तो ये हमारी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का जो बेसिक हमारा क्राइटेरिया है वो दो लेवल पे है, एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, हम उसको करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटीज़ आती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारी वो लाइबिलिटी आती हैं जिनका टाइम हम 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, यानी ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनको हम आने वाले 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन में भी रीपे कर सकते हैं, यानी उन लाइबिलिटीज़ को चुका सकते हैं, तो वो आती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। जैसे कि कंपनीज़ के लोन्स, डिवेंचर्स, शेयर्स, शेयर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा रन कर रहा है और हर एक स्टूडेंट इससे बिल्कुल क्लियरली जानते हैं कि शेयर्स होता क्या है, तो ये हमारी आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटीज़ में कौन सी लाइबिलिटीज़ आती हैं, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी वो होती हैं जो हमारे बिजनेस के ऊपर ड्यूज़ होती हैं बाहर के, यानी जो भी हमारे आउटसाइडर्स हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर हमारे जो भी ड्यूज़ चल रहे हैं, यानी हमें ऐसी लाइबिलिटीज़ जो उनको वापस रीपे करनी है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने किसी भी सप्लायर से कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया, कुछ सामान खरीदा, बट मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो दैट इज़ अ करेंट लाइबिलिटी, उसको बोलेंगे हम करेंट लाइबिलिटी कि अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको आने वाले कई सालों तक, बहुत ईयर्स तक आप उसको पे नहीं करोगे, जल्दी से जल्दी आपको उस लाइबिलिटी को रीपे करना पड़ेगा, तो ये होती है हमारी करेंट लाइबिलिटी। साथ ही बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो ये भी हमारी एक ऐसी लाइबिलिटीज़ होती है, करेंट लाइबिलिटीज़ होती है।
आगे बढ़ते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस से सारे अवेयर हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, यानी हमारा जो भी सेशन रहता है कंपनी का, यानी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, कंपनी एक साल के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस करती है उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, ताकि वो सॉफ्टली रन कर पाए और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए, तो उनको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स में हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे सैलरीज हो गई, पेमेंट्स ऑफ सैलरीज, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज की पेमेंट कर रहे हो, वेजेस, रेंट, तो ये हमारे एक्सपेंसेस के नाम है। काफ़ी सारे बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपको पता है कि अगर बिजनेस एक्सपेंस नहीं करेगा तो बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा स्मूथली, तो एक्सपेंसेस पे करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा बिजनेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू चल रहा है और आप उस इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में वो सर्विस आपको नहीं मिलेगी। तो इट्स अ मैंडेटरी कि हम टाइम टू टाइम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के एक्सपेंस को पे करते रहें, ताकि अपने बिजनेस को स्मूथली मार्केट में रन कर पाए। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है इनकम्स। इनकम्स का मतलब होता है वो पार्ट हमारा, जो वो प्रॉफिट जो हम अपने पूरे कंपनी के सेशन में, यानी पूरे अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम। अब इनकम क्या होती है? इनकम का मतलब होता है जो भी हमारी ओवरऑल सेल हुई है, रिवेन्यू, यानी पूरे ईयर में, पूरे अकाउंटिंग सेशन में हमने जो भी रिवेन्यू अर्न किया है, अगर हम उसमें से अपने एक्सपेंसेस यानी अपने खर्चों को माइनस कर दें तो हमें पता चलता है कि हमारी इनकम एक्चुअल में हुई कितनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 10 रुपये, मैंने मतलब उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू रही है वो 10 रुपीज़ रही है। आपने उसको क्या किया, जो सेल किया वो 12 रुपीज़ में किया, यानी आपका रिवेन्यू जो आया वो 12 रुपीज़ आया, और जो आपको कॉस्ट लगी उसके ऊपर वो 10 रुपीज़ की लगी, यानी आपने उसके ऊपर 10 रुपये का खर्चा किया और जो आपने अर्निंग करी उससे 12 रुपये की करी। तो इनकम आपकी कितनी हुई? इनकम आपकी हुई है सिर्फ 2 रुपीज़, यानी कि 12 में से अगर हम 10 को माइनस कर दें तो इसका मतलब है कि 2 रुपये की आपकी यहाँ पे इनकम हो गई है, तो इसको बोलते हैं हम इनकम। नेक्स्ट आता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अकाउंटिंग का। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं, तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे से अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजनिंग और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डेटर्स क्या होता है। डेटर्स का मतलब होता है कि वो पर्सन या वो कंपनी जिस पर्सन से हमें अपना अमाउंट लेना है, यानी कि अगर किसी अदर पर्सन पे, किसी आउटसाइडर पे, किसी बाहर के पर्सन पे हमारा पैसा ड्यू चल रहा है, यानी मेरा अगर उसके ऊपर ड्यू चल रहा है और उसको हमें हमारा पैसा वापस करना है, तो वो हमारे लिए होता है डेटर। यानी कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है XYZ, उससे मुझे 10,000 का अमाउंट वापस लेना है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर, क्योंकि उसके ऊपर मेरे पैसे, मेरा अमाउंट, मेरा कैश वैल्यू ड्यू चल रही है, तो उसको बोलते हैं हम डेटर। साथ ही ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी जिसके ऊपर हमारे, जिसको क्या कर रहे हैं, हम अपने गुड्स या अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, उस पर्सन को हम डेटर बोलते हैं। कि वो कंपनीज या वो पर्सन जिसको हम क्या करें, अपना सामान सेल करते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, और उसके बदले वो क्या करता है, हमें पेमेंट करता है, तो उस पर्सन को हम डेटर बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी सर्विसेज या गुड्स को सेल कर रहे हो या वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पर्सन हमारे लिए डेटर होगा। नेक्स्ट, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है, क्रेडिटर का मीनिंग है यहाँ पे वो पर्सन या वो कंपनी जिस पर्सन से हम अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जिस पर्सन से हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को खरीदते हैं, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। या जिस पर्सन को या जिस कंपनी को हम पेमेंट करते हैं, उस पर्सन को हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डेटर का मतलब वो पर्सन या वो कंपनी जिसको हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और पेमेंट ले रहे हैं। पेमेंट ले रहे हैं, ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उसको हम डेटर बोलेंगे, और वो पर्सन या वो कंपनी जिसको हम अपना प्रोडक्ट सेल परचेज कर रहे हैं जिस पर्सन से, और जिस पर्सन को हम पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। आगे बढ़ते हैं, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट
वो सामान कंपनी का जो कंपनी आने वाले टाइम में किसी भी पर्सन को सेल करेगी। वो प्रोडक्ट या वो सामान जो कंपनी आने वाले टाइम में अपने कस्टमर को सेल करती है, तो उसको बोलते हैं हम गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स का मतलब होता है आपकी कोई भी चीज़ गुड्स में आ सकती है, जैसे फर्नीचर, टेबल, चेयर, बेड, सोफ़ा एक्सेट्रा, बहुत सारे गुड्स होते हैं। क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर अगर हम इन चीज़ों, मान लो हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर को हमने क्या किया, अपने कस्टमर को सेल किया, तो उस फर्नीचर को हम क्या बोल रहे हैं? गुड्स। जिस चीज़ का भी आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है, उस सामान को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है हेड एंड शोल्डर, सबने नाम सुना होगा। वो कंपनी क्या करती है? शैम्पूज में डील करती है, हेयर प्रोडक्ट्स में डील करती है। अब हेयर प्रोडक्ट में डील करें तो उस कंपनी के जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी स्टॉक है उसका, उसको हम बोलते हैं गुड्स। उस सारे सामान को हम क्या बोलेंगे? गुड्स। क्योंकि वो आने वाले टाइम में क्या करेगी? उसको अपने कस्टमर को सेल करेगी, और वो उस सामान को अपनी कंपनी में पहले बनाती है और उसके बाद उसको मार्केट में सेल करती है। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब होता है वो सामान, वो प्रोडक्ट जो कंपनी परचेज कर रही है किसी और कंपनी से और आगे अपने कस्टमर्स को सेल कर रही है, उस सामान को बोलते हैं हम स्टॉक या इन्वेंट्री। यानी वो सामान जो पूरे तरीके से रेडी है, आपने एक पर्सन से परचेज किया और दूसरे पर्सन को सेल कर दिया, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम स्टॉक। स्टॉक का हमेशा जो प्राइस रहता है वो इस पे डिपेंड करता है कि जितना प्राइस का भी आपने उसको ख़रीदा है, उसमें आप अपने प्रॉफिट को ऐड करोगे और फिर अदर पर्सन को सेल कर दोगे। तो हमारा जो स्टॉक होता है, स्टॉक की वैल्यू हमेशा हम प्रॉफिट को ऐड करने के बाद अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो इसलिए हमारा स्टॉक ना दो टाइप का हो जाता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। यानी पूरे अकाउंटिंग ईयर में, पूरे कंपनी के एक साल सेशन में, कंपनी के स्टार्टिंग में जो भी प्रोडक्ट हैं उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और कंपनी के लास्ट में यानी पूरे साल के आखिर में जितना भी स्टॉक होता है उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे स्टॉक के डिफाइन है। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारी बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको हम एसेट्स बोलते हैं। और अगर हम अपनी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं और कुछ सालों तक अगर हम उसको यूज़ करते हैं, तो आपको ही पता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान अगर यूज़ करते हैं, तो जिस वैल्यू की हमने उसको ख़रीदा है उतनी ही वैल्यू में उसको हम सेल नहीं कर सकते। यानी बिजनेस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम परचेज करने के बाद उसके सेम वैल्यू में उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जितना टाइम हमने उसको यूज़ किया है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो आपने आज की डेट में एक मोबाइल परचेज़ किया है, एक सेल फ़ोन परचेज़ किया, और उस सेल फ़ोन की वैल्यू आज 20,000 है। यानी आपने आज उस फ़ोन को, उस मोबाइल को 20,000 का परचेज़ किया, पर आपने उसको एक साल के बाद, मतलब 1 ईयर तक कंटिन्यू यूज़ किया और एक साल के बाद उसको सेल किया। तो ऐसा तो नहीं है कि वो फ़ोन, जो मोबाइल आपने परचेज़ किया है वो 20,000 का ख़रीदा था और 20,000 यानी 20,000 का ही सेल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि आपने जो उसको एक साल तक यूज़ किया है उसकी वजह से उसकी कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो आपने उस फ़ोन को 8,000 का सेल किया, जो फ़ोन आपने 20,000 का परचेज़ किया था उसको आपने 8,000 का सेल किया, तो जो डिफरेंस आया है 12,000 का, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्योंकि आप उस एसेट को क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो, और यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई है? डाउन हो गई है। उस की वैल्यू कम हो चुकी है आज के टाइम पे। तो दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट का मतलब होता है वो अमाउंट या वो पैसा जो हमारा इररिकवरेबल है, यानी वो पैसा या वो अमाउंट जो हम अब रिसीव नहीं करेंगे, जो पैसा हमें अब वापस नहीं मिलेगा। इसकी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो बैड डेब्ट को बोलते हैं वो अमाउंट या वो वैल्यू जो हमारा डूब चुका है और अब हमें रिफंड नहीं होगा, यानी वो पैसा अब हमें वापस नहीं मिलेगा। तो जो पैसा हमारा डूब जाता है उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट।
सो दैट्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में उन क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकें। थैंक यू।